हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 160 का ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने कॉन्टेस्ट दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आई वुड रिकमेंड कि पहले जाइए, क्वेश्चंस देखिए, अपने आइडिया सोचने की कोशिश करिए एंड देन स्टार्ट विद द वीडियो। दैट्स द बेस्ट वे फॉर लर्निंग। बट इफ़ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू देन फील फ्री टू कंटिन्यू। इस वीडियो में हम चारों क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था एज इट्स अ ईजी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको एक इंटीजर n दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको आप बेस डिफरेंट बेसिस में कन्वर्ट कर पाते नहीं, ये देखने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बेसिकली दो बेसिस में कन्वर्ट करना है इसको, एक बेस 16 में, एक बेस 36 में। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा है कि जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करो और उसको फिर बेस 16 में कन्वर्ट करो, और बेस 36 के लिए आपको कहा है कि नंबर जो दिया है उसका क्यूब करो एंड देन कन्वर्ट इट टू बेस 36। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट इतने बड़े नहीं थे, आप क्यूब भी आराम से कर सकते हो और स्क्वायर भी आराम से कर सकते हो। यू जस्ट शुड नो कि डिफरेंट बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट बेसिस में कन्वर्ट करना नहीं आता तो ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो लेट्स से बेस 16 का एग्जाम हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो लेट्स से कि हमें कन्वर्ट करना है 171 को। ठीक, लेट्स से 171 को कन्वर्ट करना है बेस 16 में। ठीक, तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इस नंबर को कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे आपको इस नंबर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप लिखते जाओ। ठीक, तो जैसे कि हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स ट्राई टू डिवाइड दिस। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 11 बच जाएगा। ठीक, अब 11 को आप 16 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो जो भी नंबर बचा वो एज इट इज़ रिमाइंडर में आ जाएगा। ठीक, अब ये जो नंबर आया है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो यही आपका बेस 16 कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि बेस 16 में आपके पास नंबर्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट चालू हो जाता है। ठीक, उसके बाद ए से लेके आपके बाकी नंबर्स होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ए से लेके एफ तक होगा, 0 से 9 तक होगा, उसके बाद ए से एफ तक होगा, और नंबर 36 में क्या होगा, 0 से 9 तक होगा, उसके बाद ए से जेड तक होगा। तो इसका मतलब है कि 10 को आप किस में डिनोट करोगे, 10 को आप ए से डिनोट करोगे, फिर उसके बाद 11 को बी से, 12 को सी से, और फिर 13 को डी से, फिर उसके बाद 14 को ई से, और 15 को एफ से। ठीक, तो बेसिकली बेस 16 में 0 से लेके 15 तक के नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से छोटे ही सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, आपके रिमाइंडर जो बचेगा। तो क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 10 दिया हुआ है तो यानी कि 10 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए से, 11 दिया हुआ तो उसको आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, ये हमेशा याद रखना। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये आपका बी ए हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक, ऐसे ही 36 से अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे 36 रखो। अब डिवाइड करने की कोशिश करो इस नंबर को, जो भी आपका रिमाइंडर आता है, अब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 से 35 के बीच में आएगा। ठीक, 0 से 9 तक फिर से आप एज इट इज़ 0 से 9 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके बाद 10 से लेके 35 तक आप उसके बाद क्या कर सकते हो, ए से लेके जेड तक डिनोट कर सकते हो। ठीक, तो और रिवर्स ऑर्डर में लिखना मत भूलना, ये एक क्रूशल थिंग है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ईजी था, आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाओगे तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए ये करना ईजी हो। ठीक, किसी भी नंबर के बेस में कन्वर्ट करना हो तो वो उस तरीके से ऐसे ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, बाइनरी में भी ऐसे कन्वर्ट होता है कि आप नंबर को 2 से डिवाइड करते जाते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। तो दूसरी प्रॉब्लम है आपकी मिनिमम कॉस्ट पाथ विथ अल्टरनेटिंग डायरेक्शंस 2। ठीक, तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक m और एक n। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रोज और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक ग्रिड के साइड्स दिए हुए हैं कि कितने क्रॉस कितने की ग्रिड है। ठीक, अब आपको क्या दिया है, आपको 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ है कि कॉस्ट क्या होगा किसी सेल में एंटर करने का। ठीक है, तो आप जिस भी सेल में एंटर कर रहे हो, लेट्स से आप आई और जे सेल में एंटर कर रहे हो, आई कॉमा जे में, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, आपका कॉस्ट होगा i+1 इंटू j+1। ठीक, तो ये कॉस्ट है किसी भी सेल में एंटर करने का। लेट्स से आप 2,3 वाले सेल में एंटर कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2+1 क्रॉस 3+1, दैट इज़ 3 इंटू 4, यानी कि 12 कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि एक वेट कॉस्ट की आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक, वेट कॉस्ट क्या है कि अगर आपको किसी भी सेल में वेट करना है, किसी भी सेल में वेट करना है तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा उस सेल में वेट करने का। ठीक है, तो हर सेल में वेट करने का अलग कॉस्ट है, और वो आपका वेट कॉस्ट वाली एरे से आप उठा सकते हो कि आई कॉमा जे वाली सेल में अगर मुझे वेट करना है तो मेरे को कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है कि आपको करना क्या है बेसिकली, तो आपको स्टार्ट करना है 0,0 वाले सेल से। 0,0 वाले सेल पे आप कब हो, फर्स्ट सेकेंड पे आप 0,0 वाले सेल पे हो।
ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आपको अब इस अल्टरनेटिंग पैटर्न को फॉलो करते जाना है। ठीक, आप स्टार्टिंग में पहला सेकंड चल रहा है, आप अभी 0,0 सेल पे हो। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हर एक ऑड वाले सेकंड पे, ऑड वाला सेकंड क्या होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, ऐसे वाले ऑड वाले सेकंड में, ऑड वाले सेकंड में आपको क्या करना है, आप राइट या फिर डाउन में किसी भी सेल पे जो कि राइट वाला सेल है, यानी कि एडजेसेंट राइट वाला सेल, और एडजेसेंट डाउन वाला सेल, यानी कि अगर आप आई कॉमा जे पे खड़े हो तो एडजेसेंट राइट वाला सेल आपका हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस वन, और एडजेसेंट डाउन वाला सेल हो जाएगा आपका आई प्लस वन कॉमा जे। ठीक, इन दोनों सेल्स पे आप जा सकते हो ऑड वाले सेकंड पे। ठीक, और जाने के लिए आपको वो एंट्री वाली फ़ीस तो देनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी सेल में जा रहे हो तो एंट्री वाली फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है कि आपको इवन वाले सेकंड में क्या करोगे, आप इवन वाले सेकंड पे आप कहीं मूव नहीं कर सकते हो। इवन वाले सेकंड पे आप जिस भी सेल पे हो उस सेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेट वाला कॉस्ट देना पड़ेगा उस सेल का, क्योंकि इस सेल पे आपको वेट करना है। ठीक, इवन वाले सेकंड पे आप वेट करोगे, फिर जैसे ही ऑड वाला सेकंड आएगा फिर आप राइट या फिर डाउन मूव करोगे। आपको बताना है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या होगा। मेरे को 0,0 वाले सेल पे स्टार्टिंग में था, वहाँ से मेरे को m-1, n-1 वाले सेल पे जाना है, यानी कि टॉप लेफ्ट सेल से बॉटम राइट सेल पे जाना है आपको। अब आपको बताना है कि आपका मिनिमम टाइम क्या लगेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, मिनिमम टाइम नहीं, सॉरी, मिनिमम कॉस्ट आपको बताना है। ठीक है, टाइम तो सेम ही लगेगा, मिनिमम कॉस्ट आपको बताना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो, एक दो ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये सेल है, मान लो आपका ये 4x5 का सेल है आपके पास। ठीक, 4x5 की मैट्रिक्स दी हुई है आपको। ठीक, 0 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक, अभी आप कहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, फर्स्ट सेकंड हो रहा है। ठीक, पहला सेकंड है अभी आपका, देखो फर्स्ट सेकंड है, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड वाले सेकंड में आप क्या कर सकते हो, ऑड वाले सेकंड पे आप या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। ठीक, ऑड वाले सेकंड पे या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। ठीक, तो अब क्या किया आपने, ऑड वाले सेकंड पे या तो इधर गए या तो इधर गए। अब क्या होगा, इस सेल पे आए हो, इस सेल पे आए हो तो कॉस्ट देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ हो गई। बट इस सेल पे अब आए हो, अब क्या होगा टाइम, अब टाइम हो गया आपका इवन। ठीक, टाइम क्योंकि हो गया इवन, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब इवन वाले टाइम पे वेट करना पड़ेगा। वेट वाला कॉस्ट दोगे और उसके बाद इस सेल पे वेट करोगे। ठीक, इस सेल पे आपने वेट किया, 1 सेकंड वेट किया, अब क्या आ गया, अब आपका फिर से ऑड वाला सेकंड आ गया। अब ऑड वाला सेकंड आ गया तो अब क्या करोगे, अब फिर से या तो राइट जाओगे या तो बॉटम जाओगे। ठीक, अब फिर ऑड वाले सेकंड में आपने मूव किया, फिर किसी भी सेल में घुसे तो आप क्या हो गया, टाइम आपका फिर से इवन हो गया। अब क्या करोगे, फिर इस वाले सेल पे वेट करोगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर 1 सेकंड वेट किया, फिर आप या तो राइट जाओगे या तो बॉटम जाओगे। लेट्स से हम राइट गए, फिर क्या होगा, फिर टाइम हो गया इवन, फिर क्या करोगे, फिर इस सेल में वेट करोगे। फिर अब क्या होगा, फिर वेट करने के बाद टाइम होगा ऑड, फिर क्या करोगे, फिर या तो राइट जाओगे या तो बॉटम जाओगे। लेट्स हम फिर राइट गए, फिर क्या हो गया, फिर टाइम इवन हो गया, फिर आपको वेट कॉस्ट देना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने या तो बॉटम या तो राइट मूव किया। लेट्स हमने बॉटम मूव किया, फिर से टाइम इवन हो गया। ठीक, फिर से आपको वेट वाला कॉस्ट देना पड़ा। फिर से उसके बाद क्या करोगे, या तो राइट मूव करोगे या तो बॉटम जा नहीं सकते हो आप, तो राइट ही मूव करना पड़ेगा आपको। फिर टाइम हो गया इवन, फिर से कॉस्ट देना पड़ा। फिर उसके बाद ऑड आया तो फिर आपने मूव किया। अब यहाँ पे आप आए तो टाइम इवन हो गया, बट आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हो, दैट इज़ n-1, m-1। यहीं पे तो आपको आना था, m-1, n-1 पे ही आपको आना था। अब आप आ चुके हो। तो देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा ये चीज़, तो देखो स्टार्टिंग में आपको ऑड वाले टाइम पे पहले वाले सेल में रखा गया था, क्योंकि ऑड वाला टाइम था तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ा, यहाँ से आपने डायरेक्ट मूव किया। अब लेकिन जिस भी सेल पे जा रहे हो तो एंट्री के टाइम आपका इवन हो जा रहा है टाइम, और इवन होते ही आपको उस सेल पे वेट वाला कॉस्ट देना पड़ रहा है। फिर ऑड वाले का वेट कर रहे हो, ऑड में जा रहे हो दूसरी सेल पे, और फिर से आपको इवन होने पे वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। फिर से उसके बाद दूसरे सेल पे जा रहे हो, फिर से इवन हो जा रहा है, फिर वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। बट लास्ट वाले सेल में क्या हुआ, इवन तो हुआ, बट आपको ये क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन सेल थी इसलिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी कि आपको स्टार्टिंग वाला सेल दैट इज़ 0,0 और लास्ट सेल दैट इज़ n-1, m-1, ये दोनों सेल्स के अलावा हर एक सेल पे एंट्री कॉस्ट भी देना पड़ा और साथ में वेट कॉस्ट भी देना पड़ा, क्योंकि हर एक सेल पे आपने वेट किया और एंट्री कॉस्ट तो हर एक सेल का देना ही पड़ेगा। ठीक है, एंट्री कॉस्ट तो हर एक सेल का देना पड़ेगा आपको, इंक्लूडिंग द लास्ट सेल एज वेल। ठीक, पहले सेल का एंट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ा क्योंकि आप स्टार्टिंग में वहीं पे स्पॉन हुए थे, बट उसके अलावा बाकी सारे सेल्स पे आपको एंट्री कॉस्ट भी देना पड़ा और साथ में क्या देना पड़ा, और साथ में
वेट कॉस्ट भी देना पड़ा, एक्सक्लूडिंग द n-1 m-1, दैट इज आवर डेस्टिनेशन सेल। ठीक, तो ये चीज़ अगर आपको पता चल गई तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन सिंपल सा आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये डीपी का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है जिसमें आपको राइट और डाउन जाना पड़ता है और आपको एक कॉस्ट अपने उसमें ऐड करना पड़ता है, राइट जाने का कॉस्ट या फिर बॉटम जाने का कॉस्ट। ठीक, तो अब देखो इसको हम सिंपल तरीके से अब करने की कोशिश करते हैं और इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं हम। ठीक, तो देखो अब हम या तो डेस्टिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेस्टिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम बस डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हम फिर डायरेक्शंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो लेट्स से हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट किया, लेट्स से हम यहाँ ये वाले सेल पे थे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब देखो अब हम बाकी सेल्स को भरने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो ये वाला सेल पे आने का कॉस्ट क्या होगा आपका, ये वाले सेल पे अगर आप आ रहे हो तो 0,0 से इस वाले सेल पे आने का कॉस्ट क्या हो जाएगा। ठीक, लेट्स से अभी ये वाला सेल नहीं, किसी एक रैंडम से सेल की बात करते हैं, हम ये वाले सेल की बात करते हैं। इस सेल पे अगर आपको 0,0 से आना है तो इस सेल पे आपका आने का कॉस्ट क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको मान लेते हैं हम कि डी ऑफ आई जे, यानी कि ith रो और jth कॉलम पे जो सेल है उस पे आने का कॉस्ट 0,0 से, अगर आप सारे नियम को फॉलो करते हुए आ रहे हो कि आप इवन वाले पे वेट कर रहे हो, ऑड वाले पे मूवमेंट कर रहे हो और किसी भी सेल पे एंटर करने पे कॉस्ट दे रहे हो। ठीक, ये सारे नियम का फॉलो करते हुए अगर आप आ रहे हो तो आप बता दो ith, jth सेल पे आने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो आपका अपनी डी ऑफ आई जे में आप स्टोर कर सकते हो। ठीक, और आपका फिर इस तरीके से अगर आपने स्टोर किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो डी ऑफ n-1, m-1 का जो भी आंसर होगा वो आंसर यही तो होगा कि 0,0 से इस वाले सेल पे आने का कॉस्ट क्या हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस अपनी डीपी वाली एरे कैसे भरोगे वो देखते हुए चलना है। देखो फिर तो मैंने कहा कि डी ऑफ आई जे कैसे भरोगे। देखो इस सेल पे आप कहाँ से आ सकते हो, दो ही मूवमेंट थे आपके पास, या तो आप डाउन जाते या तो आप राइट जाते। ठीक, तो डाउन कहाँ से आ सकते हो, इस वाले सेल से डाउन आओगे तो ही एडजेसेंट ये वाला सेल मिलेगा आपको, और राइट इस वाले सेल से राइट में आओगे तो ही आपको ये वाला सेल मिलेगा। ठीक, तो यानी कि दो सेल्स जहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो वो दो सेल्स कौन से हैं, वो दो सेल देखो, एक ये वाला है एक ये वाला है। ये सेल कौन सा हो गया, ये सेल हो गया आपका i-1, j, और एक ये वाला सेल है, ये क्या हो गया, ये हो गया i, j-1। इन दोनों सेल से ही केवल आप इस वाले सेल पे आ सकते हो। ठीक, अब देखो अब इस वाले सेल से यहाँ पे आ सकते हो, इस वाले सेल से यहाँ पे आ सकते हो, तो लेट्स से आपका इन दोनों का कॉस्ट आपके पास है, यानी कि इस वाले सेल से 0,0 से इस वाले सेल तक आने का कॉस्ट डी ऑफ i-1, j में पड़ा हुआ है, और 0,0 से यहाँ इस वाले सेल यानी कि i, j-1 तक आने का कॉस्ट भी डी ऑफ i, j-1 में पड़ा हुआ है। ठीक, तो लेट्स से आपको डी ऑफ i-1, j की वैल्यू आपको पता है और डी ऑफ i, j-1 की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक, ये दोनों वैल्यूज लेट्स से आपको पता है। अब आप क्या अपनी डी ऑफ आई जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। तो देखो मैंने कहा कि अगर आप ऊपर वाले सेल से मान लो इसमें आ रहे हो तो इस वाले सेल में आप आने पे आपको क्या क्या कॉस्ट देने पड़ेंगे। पहली चीज़ कि इस वाले सेल में आपको एंट्री वाला कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो एंट्री वाला कॉस्ट किसी भी सेल से आओगे वो देना ही पड़ेगा आपको, तो एंट्री वाला कॉस्ट इंडिपेंडेंट है आप किस सेल से आ रहे हो उससे। ठीक, किसी भी सेल से आओ आपको i+1 इंटू j+1 कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो आपका डी ऑफ आई जे में ऐड होने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए डी ऑफ आई जे में ये चीज़ तो आपकी ऐड होने वाली है। साथ में आपको वेट वाला कॉस्ट भी देना ही पड़ेगा। ठीक, कहीं भी से भी आ रहे हो बट वेट तो इस सेल में कर रहे हो ना, तो वेट वाला कॉस्ट भी देना पड़ेगा। प्लस अब कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आना हम चूज़ करेंगे। दो पाथ थे मेरे पास, एक या तो ऊपर वाले का ले लूँ मैं पाथ, या तो मैं लेफ्ट वाले का पाथ ले लूँ। ठीक, दोनों में से किस पाथ से आना मैं चूज़ करूँगा। अब क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। इस कॉस्ट को क्या मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ किसी भी तरीके से? नहीं, क्योंकि एंट्री का कॉस्ट सेम ही है चाहे कहीं से भी आ रहा हो। वेट का कॉस्ट भी सेम है, इसको भी मैं मिनिमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, बट इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ कि मैं किस वाले सेल से इस सेल पे पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, तो मैं दोनों चॉइस का मिनिमम लेना चाहूँगा ना। डी ऑफ i, j-1 डी ऑफ i-1, j, इन दोनों सेल्स में से जो सेल मेरे को कम कॉस्ट देगा वो मैं अपने उसमें स्टोर कर लूँगा। ठीक, अब देखो इस तरीके से अगर हम डी भरते चले गए तो मेरा डी ऑफ n-1, m-1 पे क्या पड़ा होगा,
डी पी ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन पे मेरा आंसर पड़ा होगा। बट ये चीज़ याद रखना कि डी पी ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन पे आपका ये वेट वाला कॉस्ट मत ऐड करना। तो इसके लिए आप एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपकी आई की वैल्यू जो है वो एन माइनस वन और जे की वैल्यू जो है वो एम माइनस वन है, तो क्या करो, तो आप इसको ऐड मत करो, अदरवाइज इसको ऐड कर लो। ठीक, अब देखो ये चीज़ तो हो गई। अब आप किस डायरेक्शन में फिल करना चालू करोगे, तो देखो आपको इस सेल पे आने के लिए क्या पता होना चाहिए, इस सेल पे आने के लिए इसके ऊपर वाला पता होना चाहिए, इसके लेफ्ट वाला पता होना चाहिए। तो यानी कि आप अगर इस डायरेक्शन में भरने की कोशिश करो कि पहले ये वाली रो पूरी, फिर ये वाली रो पूरी, फिर ये वाली रो पूरी, तो इससे आप मेक श्योर कर पाओगे कि हर टाइम पे देखो ऊपर वाली रो तो पहले ही भर चुकी है और लेफ्ट टू राइट भर रहे हो, तो इसका मतलब कि लेफ्ट वाला सेल भी भर चुका है। ठीक, तो अगर इस वाली डायरेक्शन में आप भरने की कोशिश करो, यानी कि आई वाला लूप आप चलाओ 0 से लेके पूरा अपना एन तक, और जे वाला लूप चलाओ कहाँ से 0 से लेके एम तक, तो आप इस वाली डायरेक्शन में अगर बढ़ते चलोगे तो आपकी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर डी पी ऑफ आई जे की वैल्यू पता करनी है और आपकी डी पी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे की वैल्यू नहीं पता, या फिर आपकी आई कॉमा जे माइनस वन की वैल्यू आपको नहीं पता। तो इस डायरेक्शन में अगर भरोगे तो आपको हमेशा इस वाले के जो डिपेंडेंट सेल हैं जिनकी वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो सारी वैल्यूज़ आपको पहले से पता होनी। ठीक, और ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी कि ये वेट वाला कॉस्ट आप कहीं पे लास्ट वाले सेल के लिए मत ऐड कर लेना। ठीक, अगर आपने इस तरीके से करा है तो आपका लास्ट में डी पी ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन पे आपका आंसर पड़ा होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। आपका कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो एन क्रॉस एम हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, और एन क्रॉस एम की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई कि 10⁵ से कम ही होगी, तो इसका मतलब कि आप एन क्रॉस एम में आराम से अपना काम कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन इन डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ आपको दिया ही होगा, उसमें एन नोट्स हैं और नोट्स आपकी 0 से n-1 तक लेबल्ड हैं, और आपको साथ में एक 2D एरे दिया है एजेस का। ठीक, जो कि एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है आपका ग्राफ की प्रॉब्लम्स का, कि आपको पहले दिया होता है कितनी नोट्स हैं और उसके बाद एक एजेस की एरे दी होती है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे देखो एजेस में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी है। यूजुअली आपको क्या दिया होता है, यूजुअली दिया होता है कि कहाँ से कहाँ तक की एजेस हैं, यानी कि अगर u कॉमा v दिया हुआ है तो यानी कि u से v तक की एक डायरेक्टेड एज है। बट इस केस में आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। दो एक्स्ट्रा चीज़ क्या दी हुई है, दो एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है कि आपको एक स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एक आपको एंड टाइम दिया हुआ है। ठीक, दो टाइम इसलिए दिया हुआ है कि आपको कहा गया है कि ये वाली एज आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका जो करंट टाइम चल रहा है वो स्टार्ट और एंड के बीच में है। ठीक, लेट्स से आपको कहा गया कि ये वाली एज को तुम 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में यूज़ करना, और अभी आपका टाइम चल रहा है 4 सेकेंड, तो आप इस एज को यूज़ कर सकते हो। बट अगर अभी आपका टाइम चल रहा है 6 सेकेंड तो आप इस एज को यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टाइम चल रहा है 1 सेकेंड तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टाइम कम है तो क्या कर सकते हो। देखो अगर किसी भी एज को आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो देखो क्या दिया हुआ है कि अगर आपका मान लो एंड से ज़्यादा टाइम है तो उसके बाद तो आप इस एज को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, बट आपका अगर कम टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने करंट नोड पे ही वेट कर सकते हो। आप यू वाले नोड पे ही वेट करते रहो जब तक कि टाइम ऐसा ना हो जाए जो कि स्टार्ट और एंड के बीच का है। तब तक आप क्या करो, तब तक आप यू वाले सेल पे वेट करते रहो। जैसे ही टाइम आपका इन दोनों के बीच में आ जाए वैसे ही आप क्या करो, आप तुरंत ही वी पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है अब कि 0 वाले सेल पे आप खड़े हो 0 टाइम पे, आपको बताना है कि n-1 नोड पे जाने का टाइम कितना होगा। अगर आपका मान लो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कब नहीं होगा, जब आप मान लो कोई ऐसी एज है जिससे आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और लेकिन वो वाली एज पे आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक, तो उस केस में आपका इम्पॉसिबल होगा। अगर इम्पॉसिबल है तो आप -1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, अदरवाइज आप अपना अपना टाइम बता दो बेसिकली कि कितने मिनिमम टाइम में आप n-1 वाली एज पे पहुँच सकते हो, नोड पे पहुँच सकते हो। ठीक, तो देखो अगर ये टाइम वाली सीन ना होता, अगर ये टाइम वाला सीन ना होता और मैं आपसे पूछता कि ये देखो ऐसे मेरे पास बहुत सारे डायरेक्टेड चीज़ें दी हुई हैं मेरे को, लेट्स से ठीक, लेट्स से ये हमारी n-1 वाली एज है और ये भी एक मान लो बात है। ठीक, अब अगर मान लो मेरा क्या ना होता, अगर मेरा टाइम वाला सीन ना होता, अगर मेरा टाइम वाला सीन ना होता तो मैं क्या कर सकता था, तो मैं अपना नॉर्मल BFS से भी बेसिकली कर सकता था, है ना। अगर टाइम वाला ही सीन ना होता तो यानी कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो यानी कि अपना नॉर्मल BFS चलाता और मेरे को मिनिमम टाइम पता चल जाता कि मिनिमम टाइम में कितने में मैं अपनी n-1 वाली एज पे पहुंच सकता हूँ। ठीक, बट यहाँ पे टाइम वाली चीज़ है, टाइम वाली चीज़ है, इसका मतलब हम टाइम को एज अ वेट ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक, क्योंकि कोई कंडीशन आ गई ना हमारे पास। तो अगर कभी भी कोई कंडीशन या फिर कोई वेट आ जाता है तो हम BFS नहीं चल सकती फिर हमारी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस वाले पाथ पे जाने पे, क्योंकि अब सारे पाथ सेम नहीं रह गए, अब सारे पाथ अलग हो गए हैं। अब कोई पाथ तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, कोई पाथ तुम्हारे लिए वर्स्ट हो सकता है। तो अब तुम कोई भी नॉर्मल पाथ रैंडमली नहीं चूज़ कर सकते जो हम BFS में करते हैं, क्योंकि BFS में सबका वेट सेम होता है, सबकी कंडीशन सेम होती है। तो किसी भी पाथ पर जाओगे दे विल बी कंसिडर्ड एज सिमिलर पाथ, सिमिलर चॉइसेस। बट अगर आपका कभी भी वेट आ गया या फिर कोई कंडीशन आ गई तो अब इसका मतलब है कि आपको नॉर्मल BFS से तो काम नहीं होगा। तो अब आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए क्या काम आता है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए काम आती है डायरेक्स्ट्रा, ठीक। लेकिन डायरेक्स्ट्रा के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? नॉर्मल तो आपने देखा होगा कि आपका हर एक एज का एक पाथ एज का एक कॉस्ट होता है, ठीक। वो कॉस्ट के बेसिस पे हम डायरेक्स्ट्रा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एक एंड टाइम दिया हुआ है। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे? तो देखो, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट टाइम तुम्हारा इतना क्रूशल नहीं है, स्टार्ट टाइम इतना क्रूशल नहीं है जितना कि तुम्हारा एंड टाइम क्रूशल है। एंड टाइम क्यों क्रूशल है? क्योंकि अगर तुम्हारा कभी भी तुमने एंड टाइम के पहले उस सेल पे नहीं पहुंच पाए, उस वाली एज पे नहीं पहुंच पाए, तो उस वाली एज पे फिर तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक। तो बेसिकली तुम क्या करना चाहोगे? तुम किसी भी सेल के एंड टाइम के होने के पहले ही उस सेल पे पहुंचने की कोशिश करोगे, ठीक। तो मान लो अगर दो सेल्स हैं तुम्हारी, एक का एंड टाइम है 2, एक का एंड टाइम है 5, तो अब तुम्हारी प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए? अब तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए 2 वाली एज, क्योंकि तुम्हारी 2 वाली एज का एंड टाइम है 2 सेकेंड। तो अगर तुम अभी इस पे नहीं गए तो इस कभी भी तुम शायद इस एज पे ना जा पाओ। बट इसका तो एंड टाइम तुम्हारा 5 है ना, तो इस पे तुम बाद में भी जाओगे तो चल सकता है। हो सकता है कि ये पाथ तुम्हें कहीं से घुमा के इस वाली एज पे ले आ रहा हो, बट इस वाली एज पे तुम जा सकते हो। बट इस वाली एज पे तुम पहले नहीं जाना चाहोगे, पहले तुम कम वाली एज पे जाना चाहोगे जिसका एंड टाइम जल्दी है, जिसका एंड टाइम सून है, जिसका एंड टाइम पहले है, ठीक। उस वाली एज पे तुम पहले जाना चाहोगे, ठीक। तो इस तरीके से तुम अब कॉस्ट को तुम एज अ टाइम ट्रीट कर सकते हो, ठीक, कि तुम्हारा जिस भी सेल का एंड टाइम पहले आ रहा है उस वाली सेल पे तुम पहले जाने की कोशिश करोगे, ठीक। अब तुम्हारा स्टार्ट टाइम क्या करेगा? स्टार्ट टाइम तुमने कहा कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, नहीं, स्टार्ट टाइम यूज़ होगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 4 सेल्स पे जाने की चॉइसेस हैं, ठीक, और तुमने चूज़ किया कि मैं सेकंड वाले सेल पे जाऊंगा। अब सेकंड वाले सेल पे जाने के लिए भी तो तुम्हारा कोई एक स्टार्ट टाइम कंडीशन होगा ना। लेट्स से कि तुम्हारा सेकंड वाला 2 टाइम पे एक्सपायर हो रही है और इसका मान लो स्टार्ट टाइम है 1, ठीक, और तो अभी तुम्हारा करंट 0 सेकंड चल रहा है, ठीक। तो अब तुम क्या अभी तुरंत इस वाली सेल पे जा सकते हो? नहीं, इस वाली एज को तुम यूज़ अभी करंट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब तुम जिस सेल पे हो उस पर 1 सेकंड वेट करो, उस पर तुम स्टार्ट टाइम ऑफ आई जो वाला देखो, तुम्हारे पास मान लो इस वाली नोट से 3 एजेस निकल रही हैं, ठीक। एक मान लो तुम्हारी एज है जिसका एंड टाइम है 4, एक मान लो एंड टाइम है इसका 8, एक है एंड टाइम इसका मान लो है 6, ठीक। और तुम्हारा क्या सीन है? तुम्हारा ये मान लो 2 पे स्टार्ट होता है, ये मान लो तुम्हारा 3 पे स्टार्ट होता है, ये मान लो तुम्हारा ये भी 2 पे स्टार्ट होता है, ठीक। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एंड टाइम के बेसिस पे हम यूज़ करेंगे कौन सी एज पे पहले जाना है, ये हम एंड टाइम के बेसिस पे यूज़ करेंगे। जो हमारी प्रायोरिटी क्यू देती है कि किस वाली एज पे जाना है, तो वो प्रायोरिटी क्यू हम इस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे कि मेरा जो एंड टाइम है वो किसका पहले है। तो एंड टाइम देखो, इसका पहले है, फिर इसका है, फिर इसका है, ठीक। स्टार्ट टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट टाइम क्या काम करेगा? स्टार्ट टाइम करेगा कि अगर मान लो अभी एक पहला सेकंड चल रहा है और तुम्हें इस वाले सेल को यूज़ करना है क्योंकि तुम्हारा इसका एंड टाइम सबसे पहले है, बट इस सेल पे जाने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 1 सेकंड चल रहा है और इसका एंट्री कब खुलती है? इसकी एंट्री खुलती है दूसरे सेकंड पे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम जिस करंट सेल पे हो उस पर तुम्हें अभी वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? जिस टाइम पे इसकी एंट्री खुलती है माइनस जो सेकंड चल रहा है अभी, तो यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 सेकंड अभी तुमको वेट करना पड़ेगा। 1 सेकंड वेट करो, फिर ये वाली एज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम अपनी फिर उसके बाद बाकी डायरेक्स्ट्रा तुम्हारी क्या है? बाकी डायरेक्स्ट्रा तुम्हारी नॉर्मल है। इस तरीके से बस तुम वेट करते जाओ, वेट करोगे तुम्हारा टाइम जो होगा वो बढ़ता जाएगा वेट के हिसाब से। और बाकी तुम एज किस बेसिस पे यूज़ करोगे? एज उस बेसिस पे यूज़ करोगे कि किसका एंड टाइम पहले है, ठीक। बाकी तुम्हारी डायरेक्स्ट्रा पूरी नॉर्मल रहेगी। बस वेट जो कैलकुलेट करना है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है और जो भी तुम्हारी डायरेक्स्ट्रा का कॉस्ट है वो एज अ एंड टाइम ट्रीट किया जाएगा। बाकी डायरेक्स्ट्रा पूरी नॉर्मल रहेगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्स्ट्रा पता है। अगर डायरेक्स्ट्रा ही नहीं पता तो ये जो भी समझा दिया मैंने वो आपकी किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक। अगर डायरेक्स्ट्रा नहीं पता तो जाके पहले पता करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में डायरेक्स्ट्रा इज़ वेरी बेसिक, ठीक। अगर डायरेक्स्ट्रा नहीं आती तो ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट पाथ का आ गया तो वो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक, अनलेस एंड अनटिल कि आपका सारी एजेस सेम नहीं है। अगर कभी भी वेटेड ग्राफ में आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का क्वेश्चन आ गया तो आप वहीं पे फंस जाओगे। ठीक, तो डायक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए, और अगर डायक्स्ट्रा पता है तो ये थोड़ी सी मॉडिफाइड डायक्स्ट्रा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका मिनिमम स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ एरे। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि आपको एक एरे दी हुई नम्स और एक आपको इंटीजर दिया हुआ है मैक्सी। ठीक, तो बेसिकली दो, एक एरे दी हुई है, एक आपको इंटीजर दिया हुआ है। अब आपको देखो कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं कि एक एरे स्टेबल कब होती है। ठीक, तो एक एरे स्टेबल तब होगी जब उस एरे का अगर आप HCF लो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो या फिर GCD बोल लो, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। तो अगर आप उस एरे का GCD निकालो तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए GCD आपका। दूसरी चीज़ कि लॉन्गेस्ट स्टेबल सब एरे क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्टेबल सब एरे होगी कि आपकी एरे में से कितनी बड़ी ऐसी सब एरे है जो कि आपकी स्टेबल है। स्टेबल कब होगी कि उसका जो भी ये HCF है यानी कि GCD है वो आपका 2 या 2 से बड़ा है। ठीक, तो बेसिकली अभी हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा एरे का। स्टेबिलिटी फैक्टर होगा एरे का कि कौन सी ऐसी मेरी सबसे बड़ी सब एरे है जिसका HCF या फिर GCD 2 या 2 से बड़ा है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये मैक्सी वाला वेरिएबल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इतने टाइम्स इतने आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। लेट्स से अगर आपका एरे का साइज़ 5 है और ये मैक्सी की वैल्यू 2 है, तो यानी कि अपने एरे के 2 एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफाई क्या कर सकते हो, मतलब कि 2 एलिमेंट्स को चेंज करके किसी भी इंटीजर से चेंज कर दो। ठीक, तो ये 2 चीज़ तो आपको दे दी गई। अब आपको क्या बताना क्या है, अब आपको बताना है कि मिनिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी फैक्टर आप क्या ला सकते हो अगर आप मैक्सी से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ना करो, यानी कि जितने आपको दिए हुए हैं, मतलब कि 2 दिया हुआ है तो 2 या 2 से कम मॉडिफिकेशंस में ही आप बताओ कि मिनिमम क्या अपना स्टेबिलिटी फैक्टर ला सकते हो। ठीक, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या था, फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपकी लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका क्या हो, पूरी एरे में लॉन्गेस्ट सब एरे जो कि स्टेबल सब एरे यानी कि जिसका GCD 2 या 2 से बड़ा है। ठीक, तो आपको ये मिनिमम पॉसिबल निकालना है। अब देखो अगर आप बाय द डेफिनेशन जाओ तो क्या निकालना है, बेसिकली आपको बेसिकली निकालना है कि मिनिमम स्टेबल एरे। ठीक, मिनिमम स्टेबल एरे बनाना है आपको। अब स्टेबल क्या है, स्टेबल का मतलब है कि जिसका GCD क्या हो, जिसका GCD मिनिमम हो, यानी कि मिनिमम निकालना है आपको किस चीज़ का, लॉन्गेस्ट सब एरे का, लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका GCD क्या है, जिसका GCD ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक, आपको पहली बात तो लॉन्गेस्ट सब एरे निकालनी है पूरी एरे में से जिसका GCD ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो, और उन सारी सब एरे में जितनी ऐसी सब एरे एग्जिस्ट करती हैं उनमें से आपको क्या निकालना है, उनमें से आपको मिनिमम साइज़ निकालना है। ठीक, तो अगर आप देखो तो ये एज अ मिनीमैक्स प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि मिनिमम निकालना है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट को आप मैक्सिमम भी बोल सकते हो। ठीक, लॉन्गेस्ट को अगर हम रिप्लेस कर दें मैक्सिमम साइज से, लेट्स से हम रिप्लेस करते हैं मैक्सिमम लेंथ से। ठीक, मैक्सिमम लेंथ की सब एरे जिसका GCD ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये आपको मिनीमैक्स प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि आपको मिनिमम निकालना है किसी मैक्सिमम चीज़ का या फिर आपको मैक्सिमम निकालना होता है किसी मिनिमम चीज़ का। तो मिनीमैक्स प्रॉब्लम अगर कभी भी आपके दिमाग में आ रही है तो आपको हमेशा एक बार बाइनरी सर्च की तरफ तो सोचना ही है। अगर बाइनरी सर्च नहीं लगती तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या DP वगैरह किसी से हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा सेटअप दिख रहा है कि मिनिमाइज द मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज द मिनिमम, तो ये आपकी बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपका बाइनरी सर्च ऑन आंसर आराम से लगता है। ठीक, अब बस आपको एक चीज़ वेरीफाई कैसे करोगे आपकी इसमें बाइनरी सर्च लगेगी कि नहीं, तो आपको बस ये देखना है कि क्या आपका जो सर्च स्पेस है, जो आपका सर्च स्पेस है वो क्या मोनोटॉनिक है या नहीं। ठीक, अगर आपका सर्च स्पेस मोनोटॉनिक है तो आप तो आप फर्दर जाओगे बाइनरी सर्च की तरफ। अगर आपको पहले ही दिख जाता है कि हाँ मोनोटॉनिक नहीं है तो आप फिर आप बाइनरी सर्च को स्किप कर सकते हो, बट एक बार सोचो ज़रूर बाइनरी सर्च की डायरेक्शन में। ठीक, तो देखो, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें अब हमारा सर्च स्पेस क्या होगा। अब देखो अगर आप इसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाने की कोशिश करो तो किस चीज़ पे लगाओगे, किस चीज़ को आपको मिनिमाइज़ करना है, आपको लेंथ को मिनिमाइज़ करना है। तो आप बाइनरी सर्च ऑन आंसर किस पे लगाना चाहोगे, लेंथ पे लगाना चाहोगे। लेंथ किस चीज़ की, सब एरे की जिसका GCD क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है। ठीक, तो अब हमें देखना है कि क्या लेंथ हमारा एक मोनोटॉनिक सर्च स्पेस है या फिर नहीं है। ठीक, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास एक
लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास एक सवेरे दी हुई है, ठीक, लेट्स से आपको एक सवेरे दी हुई है जिसका क्या है, जिसका जीसीडी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। एक सवेरे दी हुई है जिसका जीसीडी क्या है, जीसीडी जिसका है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक। अब आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक, आपको क्या करना है, आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। हाँ, तो आप चाहते हो इसको मिनिमाइज़ करना, ठीक है, बट लेकिन अगर हम एक बार मोनोटोनिसिटी देखें कि मोनोटोनिक क्यों है, तो देखो अगर मैंने कहा कि 4 साइज़ की कोई एक सवेरे है, ठीक, लेट्स से 4 साइज़ की एक सवेरे है जिसका जीसीडी क्या है, जिसका जीसीडी है 5, ठीक, 4 साइज़ की एक सवेरे जिसका जीसीडी है 5, तो मान लो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 5, 15, 20, 25, ठीक। अब ये 4 साइज़ की सवेरे, इसका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी है 5, ठीक, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसकी लेंथ को रिड्यूस करूँगा तो मेरा जीसीडी या तो 5 ही रहेगा या तो 5 से बड़ा हो सकता है, बट 5 से छोटा नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक। जैसे कि अगर मैं 4 मानता हूँ, 4 साइज़ की थी, उसका जीसीडी था 5, तो अगर मैं कोई 3 साइज़ की उठाऊँ या फिर कोई 2 साइज़ की उठाऊँ, कोई भी 2 साइज़ की उठा लो, अगर आप 2 साइज़ की कोई भी सवेरे उठा लो, उसका जीसीडी 5 से कम नहीं होगा। कोई भी 2 साइज़ की अगर सवेरे उठाओगे तो उसका जीसीडी क्या होगा, उसका जीसीडी 5 से कम नहीं होगा, ठीक। तो जैसे कि देखो इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी 5 होगा। इन 2 साइज़ की सवेरे का उठाओगे, इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी भी आपका 5 होगा। इन 2 साइज़ की सवेरे उठाओगे, इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो इस 3 साइज़ की उठाता हूँ, इसका जीसीडी भी 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपका 3 ऐसे एलिमेंट था जिसमें 5 तो एटलीस्ट कॉमन था ही। अब हो सकता है कि एक ऐसा एलिमेंट आप हटा दो जिसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉमन आने लगे, बट ये 5 तो कॉमन रहेगा ही ना। तो ये है मोनोटोनिसिटी कि अगर आपका 4 साइज़ की सवेरे आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है जीसीडी, तो आपकी 3 साइज़ की सवेरे का भी होगा, 2 साइज़ की सवेरे का भी होगा, 1 साइज़ की सवेरे का भी होगा, ठीक। यही अगर आप ग्रेटर में देखो तो देखो अब इसके बड़े में कोई वो नहीं है गारंटी, ठीक, बड़े में कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए, बट यही दूसरी अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो देखो अगर मान लो मैं 3 ऐसे एलिमेंट लेता हूँ जिनका जीसीडी मान लो मेरा, जिनका जीसीडी अब देखो मेरा 1 है, ठीक, इन 3 एलिमेंट्स का जीसीडी मेरा 1 है, तो अब मैं चाहे कितने भी एलिमेंट इसमें ऐड कर दूं, चाहे कितने भी एलिमेंट इसमें ऐड कर दूं, मेरा जीसीडी हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 3 एलिमेंट ही जब आपस में कुछ कॉमन नहीं निकाल पाए, तो ये 3 एलिमेंट, अब इनमें कितने भी एलिमेंट और जोड़ दो, अभी भी ये 3 एलिमेंट आपस में कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, तो यानी कि इस ओवरऑल सवेरे का जीसीडी भी आपका क्या हो जाएगा, जीसीडी भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक। इससे आपकी मोनोटोनिसिटी तो पता चल गई, ठीक। अब आपको बस क्या करना है, अब आपको जो मैक्सी एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, उनको आप उनका लेवरेज करने की कोशिश करोगे कि आप अपनी जो भी आपको ये फाइंड करनी लेंथ, इसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक। तो देखो बाइनरी सर्च तो इसमें नॉर्मल सी सिंपल सी लगेगी, आप लेंथ पे बाइनरी सर्च लगाओगे, अगर आपकी जो क्या है, अगर आपकी एरे जो है वो यहाँ तक की, अगर आपकी एरे गुड नहीं है या फिर आप जो भी बोले स्टेबल नहीं है, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या करोगे बेसिकली, आप बेसिकली इसके कम एरे में जाने की कोशिश करोगे, लेंथ कम पे, और अगर ये स्टेबल है तो आप क्या करोगे, आप इससे ज़्यादा पे जाने की कोशिश करोगे, ठीक, क्योंकि आपको मिनिमाइज़ करना, तो आप क्या करना चाहोगे, आप हमेशा कुछ ऐसा करना चाहोगे सच दैट कि आप वो अपने मैक्सी एलिमेंट्स यूज़ करके क्या कर दो, अपने मैक्सी एलिमेंट यूज़ करके आप अपनी एरे को हमेशा ऐसा करो कि वो स्टेबल ना रह जाए, ठीक। लेट्स से अगर मैंने कहा कि 5 साइज़ की कोई भी मेरी ऐसी सब एरे है क्या इस एरे में जो कि स्टेबल है, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप करने की कोशिश करोगे कि आप किसी तरीके से इसको रोकने की कोशिश करोगे कि ये 5 साइज़ वाला स्टेबल ना बन जाए, क्योंकि अगर ये 5 साइज़ वाला स्टेबल बन गया तो आप क्या करोगे, आप फिर 5 से बड़े वालों पे जाने की कोशिश करोगे, बट आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि इसको स्टेबल ना बनने दूँ ताकि मैं इससे सर्च स्पेस को अपना इस तरफ रिड्यूस कर लूँ कि आप 1 से लेके 4 वालों के लिए टेस्ट हो, ठीक। तो अब देखो ये सब चीज़ तो हो गई, अब आपको बेसिकली बस क्या लिखना है, आपको बेसिकली बस एक चेक फंक्शन लिखना है। चेक फंक्शन क्या करेगा, आपका चेक फंक्शन पता करेगा कि कोई भी एक एरे दी हुई है अगर, तो उसमें लेंथ साइज की कोई एक सब एरे एग्जिस्ट करती है नहीं या नहीं जो कि स्टेबल हो, ठीक, विथ कि आपको मैक्सी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं कि ये आप इतने एलिमेंट्स को रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक। तो लेट्स से अब हम ये वाला चेक वाले फंक्शन पे अपना काम करने जा रहे हैं, ठीक। तो मान लो अब आपको निकालना है, आपके पास बेसिकली एक लेंथ साइज़ की विंडो है, ठीक। लेंथ की वैल्यू मान लो अगर मैंने कहा कि लेंथ की विंडो लेट्स से 3, ठीक, लेंथ की विंडो 3, आपको कोई भी एक ऐसी सब एरे बस नहीं बनने देनी है जिसका साइज़ क्या हो, जिसका साइज़ 3 हो, ठीक। तो लेट्स से एलिमेंट कुछ भी है, मान लो आपके 2 है, 4, 6, लेट्स से ये है आपका 7, ये है आपका 9, 12 के बाद लेट्स से 8, 4 और ये है मान लो आपका 16, ठीक। और आपका मान लो मैक्सी की वैल्यू दी हुई है आपको
लेट्स से 3। ठीक, अब आपको बस ये करना है कि आपको निकालना है कोई ऐसी 3 साइज़ की कहीं सब एरे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें जो कि स्टेबल हो। अगर स्टेबल है तो यस रिटर्न करना है, अगर स्टेबल कोई भी ऐसी सब एरे आपको नहीं मिल रही है जो कि स्टेबल है तो आपको क्या करना है, आपको नो रिटर्न करना है। ठीक, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ से। आप बेसिकली 2 पॉइंटर यानी कि स्लाइडिंग विंडो वाली चीज़ यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, अपनी विंडो में तब तक एलिमेंट्स लोगे जब तक या तो आपके पास 3 एलिमेंट्स नहीं आ जाते या तो आपका कोई कंडीशन फेल नहीं हो जाती। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि आपको एलिमेंट्स तब तक उठाने हैं जब तक आपकी जो स्टेबल सब एरे है उसका साइज़ 3 या 3 से ज़्यादा नहीं हो जाता। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 साइज़ तक ही हम उठाएंगे एलिमेंट। बेसिकली देखो यहाँ तक एलिमेंट उठाया, पहला एलिमेंट उठाया, ये देखो इसका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी 2 आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, फिर ये वाला एलिमेंट उठाया, अब इनका जीसीडी क्या आ रहा है, अभी भी जीसीडी 2 आ रहा है, यानी कि ये भी स्टेबल है। ये उठाया, अब क्या आ रहा है, अभी भी जीसीडी आपका 2 आ रहा है, यानी कि 3 साइज़ की एक सब एरे आपको मिल गई है जो कि स्टेबल है। अब आप क्या करना चाहोगे, अब आप बेसिकली क्या करना चाहोगे, अब आप इसमें से एक एलिमेंट को, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को बेसिकली आप क्या करना चाहोगे, किसी और एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहोगे सच दैट कि आपका ये जीसीडी जो अभी बन चुका है, अगर आपके पास मान लो मैक्सी की वैल्यू 0 होती, अगर मैक्सी की वैल्यू 0 होती तो आप यहीं से रिटर्न कर सकते कि आप मेरे को 3 साइज़ का एक ऐसी सब एरे मिल गई है जो कि स्टेबल है, तो यहीं से आप यस रिटर्न कर सकते थे। बस अभी आपके पास एलिमेंट्स कुछ बचे हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, उस केस में क्या होगा, उस केस में अब आप रिप्लेस वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट रिप्लेस करने से ही आपकी जीसीडी जो है वो आपका जीसीडी खत्म हो जाएगा। तो देखो अब वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहोगे, मैं कहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट आप रिप्लेस करोगे, अगर एज वाला एलिमेंट, तो ये आपका आगे वाली सब एरे के भी काम आएगा, क्योंकि आप देखो ये वाला एलिमेंट अगर रिप्लेस करोगे तो अगली सब एरे फिर यहाँ से बन सकती है। बट अगर ये वाला एलिमेंट आपने रिप्लेस कर दिया अगर इसको 1 से, अब आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि ये एलिमेंट मेरा जीसीडी क्या हो गया, इस एलिमेंट का जीसीडी तो 1 हो ही गया इस वाली सब एरे का, और साथ में अगर इस 1 को किसी और सब एरे में भी ले लिया तो क्या होगा, वो और भी सब एरे का जीसीडी को क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो यानी कि अब आप स्टार्टिंग पॉइंट आप आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कि इस तरफ की आपने पूरी एरे को ही बना दिया कि ऐसा कि ये अब स्टेबल नहीं हो सकती है। ठीक, अब आपने क्या कर दिया बेसिकली, अब आपने इस तरफ वाली एरे को ही कह दिया कि स्टेबल नहीं हो सकती है। ठीक, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब क्या हुआ मेरा, अब यहाँ पे आया, मैं 7 पे आया, 7 पे आया तो मैंने कहा जीसीडी बताओ कितना है तुम्हारा, इसने कहा मेरा जीसीडी है, लेकिन आपने देखो एक एलिमेंट यूज़ भी कर लिया ना, तो मैक्सी की वैल्यू अब 2 हो जाएगी क्योंकि एक एलिमेंट आप यूज़ भी कर सकते हो। 7 पे आया, 7 से जीसीडी पूछा कि जीसीडी बताओ तुम्हारा कितना है, 7 ने कहा मेरा जीसीडी तो 7 है, तो इसने कहा ठीक है अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक, तो स्टेबल है अभी भी ये सब एरे। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने एलिमेंट्स पिक करना। 9 पिक किया, 9 पिक करते ही क्या हुआ, 7 और 9 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। तो इसने कहा देखो कि मेरे को कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट ये सब एरे जो है मेरी वो स्टेबल नहीं रह गई। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेबल बनानी है सब एरे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस एलिमेंट को रिलीज़ करोगे। आप 7 को कहोगे कि तुम भाई सब एरे का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने क्या किया, तुम दोनों मिलके ही एक जब ऐसा एरे नहीं बना पा रहे हो, ऐसी सब एरे नहीं बना पा रहे हो जो स्टेबल है, तो भी मैंने बताया था कि इसमें आप जितने भी एलिमेंट चाहे तो तुम जोड़ लो, लेकिन ये कभी भी स्टेबल सब एरे नहीं बन सकती। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, अब एलिमेंट रिलीज़ करोगे। आपने 7 को रिलीज़ किया, केवल अब 9 बचा आपकी सब एरे में। अब आपने जीसीडी पूछा कितना है, तो इसने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया है। अब तो इसने कहा ठीक है, अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया तो इसका मतलब कि ठीक है काम सही चल रहा है, मतलब कि अब तुमको पिक कर सकता हूँ, तो यानी कि अब और एलिमेंट पिक करूँगा। अब मैं 12 को भी पिक किया, मैंने 12 को पिक करते ही क्या हो गया मेरा जीसीडी अब आ गया 3, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि स्टेबल है अभी भी। अब क्या करोगे, अब और एलिमेंट पिक करोगे। एलिमेंट कब तक पिक करते रहोगे, जब तक तुम्हारी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 नहीं हो जाती। अगर 3 हो गई लेंथ तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर रिप्लेस नहीं कर सकते हो तो वहीं से आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो 9, 12 और 8। ठीक, 9, 12 और 8 इनका जीसीडी क्या आएगा, इनका जीसीडी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 9 और 8 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका जीसीडी फिर से 1 आ गया। इसने निकाल लो, फिर से 1 आ गया, तो यानी कि रिप्लेस तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब इनके आगे मैं एलिमेंट पिक भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एलिमेंट रिलीज़ करना पड़ेंगे। तो एलिमेंट रिलीज़ करा मैंने, 9 को रिलीज़ करा, एक एक करके रिलीज़ करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट जो दिक्कत दे रहा हो, एक रिलीज़ करते ही वो दिक्कत खत्म हो गई। ठीक, पूरी सब एरे आगे नहीं बढ़ा सकते तुम। ठीक, लेकिन जब तुम 1 से रिप्लेस करोगे तो आप पूरी सब एरे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब 1 के बाद ही कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जहाँ से तुम्हारा स्टेबल एरे चालू होगी। ठीक, तो अब 12 और 8 है आपकी सब एरे में। ठीक है, तो इसका जीसीडी क्या आएगा, इसका जीसीडी आपका बेसिकली आ जाएगा, इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, इसका जीसीडी 4 आ जाएगा। ठीक, अब अभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसने कहा कि और एलिमेंट पिक करो।
आपने एक और एलिमेंट पिक किया। अब देखो, अब 3 साइज हो गई है पूरी, और जीसीडी क्या है तुम्हारा, जीसीडी अभी भी 4 है, जीसीडी अभी भी 4 है, यानी कि पूरी ये सब एरे स्टेबल है। तो अगर आपके पास अभी मैक्सी ना होता, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होती, तो आप यहीं से ट्रू रिटर्न करना पड़ता आपको। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास मैक्सी एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट बचे हैं, 2 एलिमेंट अभी भी बचे हैं, तो आप इसको रिप्लेस करके क्या करोगे, इसको 1 रिप्लेस कर दोगे। 1 से जैसे ही रिप्लेस किया तो अब आपकी सब एरे क्या हो गई, आपकी सब एरे अब यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुई तो एक एलिमेंट मिला जो कि 16 है आपका, ठीक है, एक एलिमेंट मिला जो कि 16 है, इसका जीसीडी क्या होगा, जीसीडी 16 है, और एलिमेंट्स आपके पास है ही नहीं है पिक करने के लिए, और मैक्सी की वैल्यू जो है वो अभी भी कुछ बची हुई है, ठीक। तो आप क्या रिटर्न कर सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से फॉल्स, और अब आपका बाइनरी सर्च क्या होगा, बाइनरी सर्च में अब लेंथ -1 के लिए चलेगा, यानी कि 1 से लेके 2 तक आपका सर्च स्पेस रिड्यूस हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपनी चेक वाला फंक्शन लिख सकते हो। क्या करोगे आप एलिमेंट तब तक पिक करोगे जब तक आपकी लेंथ के बराबर नहीं हो जाती आपकी विंडो का साइज। अगर लेंथ के बराबर हो गया है तो अब आपको ये मैक्स एलिमेंट को लेवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप किसी एक एलिमेंट को, लास्ट वाले एलिमेंट को चेंज करके 1 कर सकते हो, और उसके बाद आपकी विंडो पूरी 1 के बाद से स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो खुद से ही कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी जो एरे है वो स्टेबल नहीं रह जाती है, तो आप क्या करोगे, तो आप एलिमेंट एक एक करके रिलीज करना चालू कर दोगे, ठीक है, स्टार्टिंग की तरफ से, ठीक। और कभी ऐसा होता है कि आपकी मान लो लेंथ के बराबर हो गई अरे, और आपके पास एलिमेंट कुछ है ही नहीं चेंज करने के लिए, 0 एलिमेंट हो गया कि अब 0 एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हो, तो वहीं से आप ट्रू रिटर्न कर दोगे, ठीक। अगर ये सब पूरा करते करते अभी भी आपका कुछ बचा हुआ है या तो मैक्स में, या तो आपकी एरे खत्म हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो ईजिली, ठीक। देखो ये सब तो हो गया। अब आप पूछोगे कि तुम ये जीसीडी कैसे निकाल रहे हो इतनी तेज तेज, ठीक, पूरी एक सब एरे का जीसीडी कैसे निकाल ले रहे हो। मैं, क्योंकि अभी देखो मैं क्वेरी क्या पूछता जा रहा था, मैं पूछता जा रहा था कि इस वाली सब एरे का जीसीडी बताओ, इस वाली सब एरे का जीसीडी बताओ, तो आप जीसीडी मेरे को तुरंत पता चल जा रहा था ना, ये तो मैं निकाल रहा था मैनुअली कि हाँ 4 है मेरा जीसीडी 3 है। लेकिन इस केस में तो आपको मैनुअली पता नहीं कर पाओगे, आपको मान लो 8 साइज़ की सब एरे का पता करना है या तो 20 साइज़ की सब एरे का पता करना है, तो जीसीडी कैसे पता करोगे क्विकली। तो बेसिकली आप इसके लिए कोई एक रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जीसीडी पता करना है n से कम टाइम में, क्योंकि अगर n टाइम में पता करोगे तो n² हो जाएगा आपका, ठीक, n² log n हो जाएगा बेसिकली। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि log n किसका, log n बाइनरी सर्च का, n आपका ये स्लाइडिंग विंडो का, और अगर n में ही जीसीडी भी पता करोगे तो n² log n हो जाएगा आपका, ठीक। ये तो नहीं चल पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n से कम टाइम में पता करना पड़ेगा। अगर आप log n टाइम में पता कर लोगे तो n log स्क्वायर n में आप कर लोगे काम। अगर आप ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हो तो n log n में काम हो जाएगा आपका, ठीक। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक एल और आर दिया हुआ है, आपको बस जल्दी से बताना है कि एल और आर के बीच का जीसीडी क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप सेगमेंटरी यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक। अब देखो इसमें क्योंकि आपको केवल रेंज क्वेरी का आंसर करना है, आपको पॉइंट अपडेट नहीं यूज़ करना है, ठीक। तो यानी कि तो ये आपका सेगमेंटरी और आसान हो गया। एक बार बिल्ड कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, बस कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा, बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी क्वेरीज का आंसर देते जाना है, ठीक। तो एक बार मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। बाकी अगर आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है सेगमेंटरी तो आप जाके किसी और वीडियो से पढ़ सकते हो, बट एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ता है सेगमेंटरी में। तो सेगमेंटरी में बेसिकली आपके जो एरे होती है उसको आप यहाँ पे रखते हो, और अब इससे आप क्या करते हो, ट्री फॉर्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो जैसे आपका ये एलिमेंट था 2, ये एलिमेंट था मान लो 4, ये एलिमेंट था 3, ये एलिमेंट था 9, ये एलिमेंट था 4, ये एलिमेंट था मान लो 7, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आपको बेसिकली ट्री फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये आपका पहले 2 साइज़ के, फिर आप उसके बाद इन सबको मिला के, ठीक, इन 2 को मिला के एक ट्री बना, ये सिंगल आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये एक ट्री बन गया। अब हर एक पॉइंट पे आप क्या स्टोर करते हो, हर एक पॉइंट पे स्टोर करते हो कि जीसीडी क्या है। अब क्योंकि हमें जीसीडी स्टोर करना है ना, आपको अगर सम स्टोर करना हो तो सम स्टोर करते, मिनिमम स्टोर करना होता है तो मिनिमम स्टोर करते, हमें क्योंकि जीसीडी चाहिए तो हम जीसीडी स्टोर करेंगे। तो 2 और 4 का जीसीडी क्या है, 2 और 4 का जीसीडी है 2, ठीक। 3 और 9 का जीसीडी क्या है, 3 और 9 का जीसीडी है 3। 4 और 7 का जीसीडी क्या है, 1 है। अब 2 और 3 का जीसीडी क्या है, ये भी 1 है। 1 और 1 का जीसीडी 1 है, ठीक। अब देखो अब क्वेरीज का आंसर कैसे करोगे। अब क्वेरीज आपको मान लो मिली, ये है आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक। क्वेरी मान लो आपको मिली कि 1 से लेके 4 का जीसीडी बता दो, 1 से लेके 4 का जीसीडी बता दो। देखो कठिन वाला पूछा मैंने ताकि आपके सारे केसेस कवर हो जाए, ठीक है। तो अब 1 से 4 का जीसीडी आपसे पूछा है। देखो ये वाली रेंज कहाँ से कहाँ तक का रख रही है, ये वाली रेंज रख रही है 0 से 5 तक का, ठीक, मतलब कि पूरी एरे का। ये वाली रेंज कहाँ से कहाँ तक का रख रही है, 0 से 3 तक का। ये वाली रेंज 0 से 1 तक का, ये वाली रेंज 2 से 3 तक का,
ये वाली रेंज 4 से 5 तक का, ये वाली रेंज 5 से 5 तक का। अब ये सारे खुद का रख रहे हैं, 4 से 4 तक का, ये 3 से 3 तक का, ये 2 से 2 तक का, ये 1 से 1 तक का, और ये 0 से 0 तक का। ठीक, अब आपसे पूछा मैंने कि 1 से लेके 4 तक का बताओ, तो अब देखो 0 से 5 क्या 1 से 4 तक का पूरा पूरा रख रहा है? देखो पूरा पूरा तो नहीं रख रहा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ना, 0 भी एक्स्ट्रा है और 5 भी एक्स्ट्रा है। तो डायरेक्ट ये जो यहाँ पे स्टोर है ये नहीं दे सकते हो आप, तो आपको एक लेवल नीचे आना पड़ेगा। ठीक, किस तरफ आना पड़ेगा? देखो 0 से 3 तक का तुमको इधर मिलेगा और 4 से 5 तक का इधर मिलेगा, तो यानी कि दोनों तरफ का कुछ ना कुछ तुम्हें पार्ट चाहिए। इधर से तुम्हें चाहिए 1 से 3 तक का, और इधर से चाहिए तुम्हें किसका? 4 का। ठीक, तो अब देखो नीचे आया तुम, 0 से 3 क्या तुम्हें पूरा पूरा चाहिए? नहीं, ये 0 का नहीं चाहिए मेरे को। तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें? फिर से रेंज में नीचे आना पड़ेगा। देखो 0 से 3 तक का नहीं चाहिए तुम्हें केवल 1 से 3 तक का चाहिए ना, तो तुम और नीचे आओगे। अब तुम्हें किस तरफ जाना है? 0 से 1 तक जाना है या फिर 2 से 3 तक की तरफ जाना है? देखो 2 से 3 का तुम पूरा पूरा यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 से 3 ओवरलैपिंग है, यानी कि 1 से 3 का चाहिए तुम्हें और 2 से 3 का पूरा पूरा इसमें आ रहा है। तो 2 से 3 तक का तुम यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, तुम्हें अब नीचे नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है, क्योंकि तुम्हें अब देखो यहाँ से इसके नीचे नहीं जाना पड़ा। अब हो सकता है इसके नीचे तुम्हारा बहुत बड़ा ट्री होता, तो तुम्हें इसके नीचे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जैसे ही ओवरलैपिंग मिल गया वैसे ही तुम वहीं से रिटर्न कर दोगे। अब इधर से देखो तुम्हारा 3 आ गया है, इधर से तुम्हें क्या चाहिए? 0,1 से तुम्हें चाहिए 0,1 है रेंज, और तुम्हें केवल 1,1 वाला चाहिए। तो इसने कहा ठीक है और नीचे जाओ, और नीचे गए तो तुम्हें 1,1 मिल गया। अब तुम 1 रिटर्न कर सकते हो, डायरेक्ट 1 रिटर्न कर दिया तुमने। यहाँ पे आया 1, इधर से क्या आ रहा है तुम्हारा? इधर से 3 आ रहा है। 3 और 1 का जीसीडी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 तुम्हारा रिटर्न हो गया। अब इधर तुम्हें क्या चाहिए था? इधर तुम 4 और 5 वाली रेंज में गए थे, क्या लेके? तुम्हें चाहिए था 4 और 4 के बीच का। ठीक, अब तुमने 4 और 4 के बीच का तुम्हें पता करना है, और 4 और 5 क्या पूरी पूरी ओवरलैपिंग है? नहीं। तो अब तुम फिर एक लेवल नीचे जाओगे, एक लेवल नीचे का, अब तुम्हें 4 और 4 पूरा मिल गया। क्या है इसका जीसीडी? इसका जीसीडी है 4। तो अब ये तुम रिटर्न करने की कोशिश करोगे, ये सब तुम रिटर्न किया, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है। अब 4 और 1 का जीसीडी क्या हो जाएगा? 4 और 1 का जीसीडी तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक, तो अब तुम 1 डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा सेगमेंट ट्री जो होता है वो तुम्हारे क्विकली फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तुम्हें देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे तुम्हें पूरा पूरा ओवरलैप मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हें पूरा पूरा ओवरलैप मिला वैसे ही तुम्हें अब नीचे जाने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब तक तुम्हें ओवरलैप फुल नहीं मिल जाता तब तक तुम नीचे जाओगे। और कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे तुम्हें जिस तरफ तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं होती। लेट्स से अगर तुम्हारे पास मान लो एक और एज होती जो कि 6 से 7 के बीच का रख रही होती, तो अब देखो इस तरफ तुम्हें जाना ही नहीं है ना। इस तरफ क्यों जाना है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तो 4 तक ही चाहिए बेसिकली, तो तुम्हारा 4 तक इधर ही कवर हो जाएगा, तो इधर वाले का पूरा तुम्हें कभी काम ही नहीं पड़ेगा। तो जो तुम्हारी रेंज में जो वाले पॉइंट्स नीडेड हैं वो वाले पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जो ओवरलैपिंग है वहाँ से डायरेक्ट ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो अगर तुम्हें सेगमेंट ट्री बिल्कुल नहीं पता है तो हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा हो। तो तुम क्या करो, तुम पहले जाके सेगमेंट ट्री पढ़ के आओ, और फिर अगर इसको देखोगे तो तुम्हें अब समझ में आएगा कि तुम रिलेट कर पाओगे कि बेसिकली तुम सम या फिर मैक्स निकालने का सेगमेंट ट्री पढ़ के आ चुके होगे, उससे तुम रिलेट कर पाओगे कि मैंने उसको जीसीडी के लिए कैसे मॉडिफाई किया। ठीक, अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया तो तुम्हें बस अब सिंपली से क्या करना है, तुम्हें बस ये चेक फंक्शन में ये सेगमेंट ट्री का यूज़ करना है, और ये मैंने स्लाइडिंग विंडो कैसे चलेगी वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, और बाइनरी सर्च कैसे लगती है वो तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा। ठीक, तो तुम्हारा देखो कुछ चीज़ें थी, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के करोगे तो तुम ईजिली कर पाओगे। अगर मैं स्टार्टिंग में तुम्हें सेगमेंट ट्री में घुसेड़ देता तो तुम्हें फिर बाइनरी सर्च वाला पार्ट नहीं पता चलता, और फिर मैं ये स्लाइडिंग विंडो क्यों चला रहा हूँ ये भी नहीं तुम्हें पता चल पाता। ठीक, तो एक एक करके करते हैं हम। देखो बाइनरी सर्च में पहले गए, फिर अब बाइनरी सर्च में मुझे चेक फंक्शन की जरूरत थी, क्योंकि किस तरफ जाना है ये कैसे पता चलेगा। चेक फंक्शन में आए, चेक फंक्शन में मेरे को अब स्लाइडिंग विंडो कैसे चलानी ये समझ गए, और अब उसके बाद चेक फंक्शन में मेरे को जीसीडी की जरूरत थी, क्विकली आइडेंटिफाई करना था एल और आर के बीच का जीसीडी, तो उसके लिए मेरे को सेगमेंट ट्री की जरूरत पड़ी, तो सेगमेंट ट्री में मैंने सेगमेंट ट्री को यूज़ किया। ठीक, अब इसमें देखो तुम्हें कोई पॉइंट अपडेट करना नहीं है, पॉइंट अपडेट भी करना होता है तो वो भी तुम कर सकते थे, लॉगिन में ही हो जाता वो भी, बट नहीं करना है तो तुम्हें ईजी पड़ेगा, केवल रेंज को एक बार सेगमेंट ट्री बना लो और बस रेंज क्वेरी हर बार करते जाओ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।